जय हिंद साथियों, मैं हूं आनंद दीक्षित और आप देख रहे हैं फिजिकल डोमेन। तो साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और ये वीडियो निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज आप लोगों के बीच साझा करने जा रहा हूं। और यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी जो शारीरिक शिक्षक और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, इस चैनल पर लगातार अपडेट आती रहती हैं। और वो विषय है कि सरकारी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक कैसे बना जाए। बहुत सारे साथियों की डिमांड थी कि हमें ये पता चल सके कि शारीरिक शिक्षक बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है, किन किन डिग्रियों का लेना आवश्यक है, शारीरिक शिक्षक की चयन की प्रक्रिया क्या होती है, शारीरिक शिक्षक की सरकारी विद्यालयों में सैलरी क्या होती है, उनकी ड्यूटीज क्या होती हैं। तो के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक शारीरिक शिक्षक सरकारी विद्यालय में किस तरीके से बना जा सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे और क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक यानी पीटी और या फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर या पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होता क्या है। दूसरी चीज हम जानेंगे एक पीईटी या पीटीआई बनने के लिए क्या शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हम जानेंगे पीईटी या पीटीआई बनने के लिए उम्र की सीमा का निर्धारण क्या है, कितनी उम्र होना चाहिए, हम किस उम्र में इसको एलिजिबल हो सकते हैं फॉर्म भरने के लिए, और कब इस पद के लिए वैकेंसी निकलती हैं। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक पीटी या फिर पीटीआई के चयन की प्रक्रिया क्या होती है और इसका जो सिलेबस होता है वो सिलेबस किस तरीके से होता है। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि शारीरिक शिक्षा शिक्षक की सरकारी सैलरी कितनी होती है। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पीईटी पीटीआई स्पोर्ट टीचर और कोच में क्या डिफरेंस है, क्या ये सारे के सारे एक हैं या अलग होते हैं। बहुत सारा भ्रम इस चीज को लेकर हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये पीईटी होता क्या है। पीईटी जिसकी की फुल फॉर्म होती है फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी शारीरिक शिक्षा शिक्षक। वहीं दूसरी ओर पीटीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर यानी शारीरिक शिक्षा अनुदेशक। स्पोर्ट टीचर और कोचेज जो होते हैं वो एक तरीके से गेम खेल शिक्षक होते हैं, और कोच जो होते हैं वो पर्टिकुलर किसी गेम के लिए उसके प्रशिक्षक कहलाते हैं। चलिए, तो पीईटी पीटीआई स्पोर्ट टीचर और कोच का हम डिफरेंस हम यहाँ पर जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं पीईटी पीटीआई स्पोर्ट टीचर या कोचेस के जो कार्य होते हैं किसी विद्यालय में वो क्या होते हैं। चलिए, तो सबसे पहला तो जो इनका मेन दायित्व होता है वो ये होता है कि संबंधित विद्यालय में जहां भी इनकी पोस्टिंग है, जहां भी ये अपॉइंटेड है, वहां पर उस विद्यालय में शारीरिक शिक्षा की पढ़ाई करना, ये शारीरिक शिक्षा शिक्षक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। दूसरा कार्य होता है छात्र छात्राओं को शारीरिक अभ्यास यानी पीटी और गेम्स कराना। ये भी एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक या पीटीआई का कर्तव्य होता है। साथ ही साथ छात्र छात्राओं में अनुशासन एवं मानव मूल्यों का विकास करना ये एक शारीरिक शिक्षक का दायित्व होता है। विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए शिक्षक और प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति होती है, वो स्पोर्ट्स टीचर और कोचेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी विद्यालय ने अपने फुटबॉल की टीम बनाने के लिए किसी फुटबॉल के कोच को रखा है, प्रशिक्षक को रखा गया है, तो वो स्पेशली उसके लिए अपॉइंटेड किया गया है फुटबॉल कोच के लिए। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के शिक्षक होते हैं जो स्पोर्ट्स के लिए ही अपॉइंटेड किए जाते हैं। यहाँ पर कोचेस और खेल प्रशिक्षकों की नियुक्तियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीईटी पीटीआई स्पोर्ट्स टीचर या कोचेस की वैकेंसी कैसे निकलती है, बहुत बड़ा निकलती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पीईटी पीटीआई की जो वैकेंसीज हैं कौन कौन से लेवल पर निकलती हैं। सबसे पहला जो लेवल होता है वो होता है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर ये वैकेंसीज निकलती हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा हमारे पास विद्यालय का नाम जिसका आता है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस। केंद्रीय विद्यालय संगठन में बहुत लंबी और नियमित रूप से वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो गया। नवोदय विद्यालय समिति यानी एनबीएस भी एक आवासीय विद्यालय है, और ये केंद्रीय विद्यालय के तरह ही केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, और लगभग संपूर्ण भारत में ये केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ नवोदय विद्यालय भी बहुत सारे प्रदेशों में और सुदूर क्षेत्रों में ये स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी
केबीएस और एनबीएस की तर्ज पर ही बनाए हुए विद्यालय हैं। ये भी एनबीएस की तरह आवासीय विद्यालय होते हैं। इसमें अभी हाल ही में शारीरिक शिक्षकों की एक बड़ी वैकेंसी आई हुई है, जो कि अभी भी इसकी प्रक्रिया चालू है। अगर किसी को ये जानना है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय क्या होते हैं, उनका सिलेबस क्या है, उनकी वैकेंसीज को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम उसकी तैयारी कर सकते हैं, इसके संबंध में एक डिटेल वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है। आप उसको भी डिस्क्रिप्शन में जिसका कि लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी जाकर चेक करते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संपूर्ण प्रक्रिया, भारतवर्ष में कहाँ कहाँ ये विद्यालय मौजूद हैं, ऐसे संपूर्ण विवरण के साथ मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB भी शारीरिक शिक्षा की बहुत बड़ी वैकेंसी शिक्षकों के साथ निकालता है। इसके अलावा आर्मी स्कूल्स हैं, सैनिक स्कूल्स हैं और रेलवे के स्कूल्स हैं। ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करते हैं और बहुत बड़ी वैकेंसी समय समय पर ये वैकेंसीज निकालते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार स्तर पर अब देखते हैं, राज्य सरकार स्तर पर ये कौन कौन सी वैकेंसीज होती हैं जो राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर शारीरिक शिक्षक की निकालती हैं। तो ये वैकेंसीज हैं हायर सेकेंडरी स्तर पर, हाई स्कूल लेवल पर, हायर सेकेंडरी स्तर यानी हाई स्कूल लेवल पर वैकेंसी निकलती हैं, इंटरमीडिएट स्तर पर यानी कि इंटर कॉलेज लेवल पर, और निजी विद्यालयों में ये राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर वैकेंसीज निकालती हैं। इसके अलावा प्राइमरी लेवल पर थर्ड ग्रेड टीचर की जो वैकेंसी है राजस्थान सरकार में, थर्ड ग्रेड PTI की भी वैकेंसी निकलती हैं और वो भी राज्य सरकार के अधीन ही आती हैं। तो हम आगे पढ़ें कि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, या शारीरिक शिक्षक किस प्रकार से नियुक्त किए जाते हैं। उससे पहले हम शिक्षकों का उनके स्तर का एक वर्गीकरण करना बहुत आवश्यक है। उनकी लेवल का क्लासिफिकेशन क्या है टीचर। तो सबसे पहले हम जाने कि टीचर का जो प्राथमिक स्तर होता है उसे PRT लेवल या प्राथमिक स्तर बोलते हैं, और राजस्थान में इसे ग्रेड 3 टीचर बोला जाता है। दूसरा स्तर होता है हायर सेकेंडरी स्तर यानी TGT लेवल, जो कि कक्षा 6 से और 10 तक के बीच होता है, और इसमें राजस्थान में इसे ग्रेड 2 शिक्षकों के रूप में जाना जाता है। और तीसरा होता है इंटरमीडिएट स्तर यानी PGT लेवल, और राजस्थान में इसे ग्रेड 1 टीचर माना जाता है, और ये 11th और 12th को पढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक बड़ा स्तर होता है उसके बाद स्नातक स्तर, ग्रेजुएट लेवल की जब हम पढ़ाई करते हैं तो वहां पर जो हमें शिक्षक पढ़ाते हैं उनको प्रोफेसर्स कहते हैं, वो उनका स्नातक स्तर का लेवल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम PET, PTI या स्पोर्ट टीचर के लिए एक शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। ये PRT लेवल के लिए या फिर राजस्थान में हम कहें ग्रेड 3 टीचर, PTI टीचर के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। BPEd बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री, DPEd डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, CPEd सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन। इन तीनों में से कोई एक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE से अप्रूव्ड, इन तीनों में से किसी एक सर्टिफिकेट का या डिग्री का होना आवश्यक है। इन तीनों में से जो कि, और सबसे बड़ी बात है ये डिप्लोमा जहां से किए हों वो NCTE से अप्रूव्ड हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अप्रूव्ड विद्यालय हो, उसी से अगर आपने ये कोर्सेज किए हैं तो वो वैलिड होता है। तो DPEd, CPEd या BPEd में से कोई एक अर्हता आपके पास है तो प्राथमिक शिक्षक यानी ग्रेड 3 PTI के लिए आप एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए। चलिए बात करते हैं हायर सेकेंडरी स्तर यानी TGT लेवल पर, और राजस्थान में जिसको ग्रेड 2 बोलते हैं, और इसके लिए योग्यता होती है DPEd, BPEd, DPEd, CPEd या उसके समकक्ष कोई भी समान अर्हता NCTE के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, और इसके साथ साथ स्नातक की उपाधि भी कैंडिडेट के पास होना चाहिए TGT में अप्लाई करने के लिए। चलिए बात करते हैं इंटरमीडिएट पर, PGT लेवल पर, यानी राजस्थान में जिसको ग्रेड 1 टीचर कहा जाता है, और ये ग्रेड 1 जो टीचर होते हैं इंटरमीडिएट यानी कक्षा 11 और 12 को पढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, और योग्यता होती है वो होती है MPEd मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री, अथवा इसके साथ या तो MPEd हो या फिर शारीरिक शिक्षा के साथ परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए इंटरमीडिएट स्तर पर शारीरिक शिक्षक बनने के लिए। ये तो हो गया इंटरमीडिएट लेवल पर यानी माध्यमिक लेवल पर जो शिक्षकों की भर्ती होती है उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होती है। अब बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल पर किस तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति होती है, उनके लिए शैक्षिक योग्यता क्या होती है। जो प्रोफेसर लेवल के होते हैं वो क्या होती है, स्नातक यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर
जो असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर्स की भर्तियां निकलती हैं उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर कहा जाता है, जो इनिशियल लेवल होता है उनका अपॉइंटमेंट का। और उनके लिए जो आवश्यक शैक्षिक अर्हता है वो है एमपीएड, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की डिग्री, अथवा शारीरिक शिक्षा के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन, परास्नातक यूजीसी नेट की परीक्षा उस कैंडिडेट को उत्तीर्ण होना चाहिए। पीईटी यानी पीटीआई बनने के लिए उम्र सीमा का निर्धारित क्या होती है या उम्र सीमा क्या है? 21 से और 45 वर्ष के बीच यूपीटीजीटी के अप्लाई करने के लिए उम्र सीमा का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। डीएसएसबी के लिए जो अभ्यर्थी 30 वर्ष से कम आयु के हैं वही परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। केबीएस, एनबीएस के लिए, टीजीटी के लिए आवेदन करने के लिए 35 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष आयु का निर्धारण किया गया है। और पीजीटी के लिए एनबीएस ने केबीएस ने 45 वर्ष, पीजीटी अगर अप्लाई कर रहे हैं इंटरमीडिएट लेवल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो अधिकतम आयु 45 वर्ष है, और एनबीएस में ये पीजीटी के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है। राजस्थान पीटीआई बनने के लिए आयु सीमा के, राजस्थान में अगर आप पीटीआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सरकार द्वारा न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है, यानी कि 18 से 28 वर्ष के बीच अभ्यर्थी उसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन जो हैं या के फिर केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके लिए निर्धारित जो प्रक्रिया है, निर्धारित आदेश हैं, उनके अनुसार इनमें बताई गई है उसमें छूट का भी प्रावधान है। चलिए, और सबसे बड़ी चीज ये है कि पोस्ट वाइज और प्रदेश वाइज शैक्षणिक योग्यता के लिए अधिकृत विज्ञापन आपको देखना बहुत आवश्यक है। जब भी आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले जो नोटिफिकेशन आता है उसको डिटेल यानी अच्छे तरीके से पढ़ना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि आप उस विज्ञापन को नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी अर्हता में मिसस्टेप कर जाएंगे और फिर बाद में जब डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब आप उसके लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। इसलिए कोई भी पोस्ट आप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित, उस प्रदेश से संबंधित सारे गजेट और सारे आदेशों को भली भांति अभ्यर्थी को जरूर पढ़ लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि फिजिकल एजुकेशन टीचर या इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी कब कब निकलती है। देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई निश्चित दायरा नहीं है कि एक फ्रिक्वेंसी के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 साल के बाद ये वैकेंसी निकलेंगी। सरकार अपने विभागों से निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत वैकेंसीज का डेटा मांगती है और उस डेटा के अनुसार वो नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करती है। तो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार समय समय पर अपने शिक्षकों की भर्ती निकालती रहती हैं, जो ये पर्टिकुलर उस स्टेट और केंद्र सरकार के आंकड़ों पर और उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अतः हम ये नहीं कह सकते कि एक फ्रिक्वेंसी है कि हर 6 महीने में इसकी वैकेंसी निकलती है। हाँ, जनरली हर वर्ष अब तक ये देखा गया है, केंद्रीय विद्यालय की हम बात करें तो 2018 तक तो रेगुलर ही भर्तियां हर प्रति वर्ष निकलती रही। 2018 के बाद गैप हुआ है और ये अब रिसेंटली अभी भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी, जिसकी की अभी भी चयन प्रक्रिया चल रही है। भर्ती के लिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि वह उक्त के संबंध में जितने भी नोटिफिकेशंस हैं उनके लिए जागरूक रहें, समय समय पर ऐसे माध्यमों से संपर्क में रहें जहां से नई जॉब वैकेंसीज के लिए और इसकी शिक्षक की भर्ती के लिए वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। चलिए, अब बात करते हैं शारीरिक शिक्षा शिक्षक पीटीआई के चयन की प्रक्रिया क्या होती है। तो निश्चित रूप से हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो चयन की प्रक्रिया होती है वो हर आयोग, क्योंकि हर स्टेट में अपना अपना आयोग है, केंद्र में जरूर यूनिफॉर्म एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है, लेकिन जितने भी राज्य हैं अपने अपने चयन आयोग के अनुसार अपनी चयन प्रक्रिया को अपनाते हैं। अतः प्रत्येक राज्य में ये शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया अलग है। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं कि जनरली शारीरिक शिक्षक बनने के लिए जो एक प्रक्रिया है चयन की वो क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले होता है लिखित परीक्षा, रिटन एग्जामिनेशन होता है, और उसके अलावा एक साक्षात्कार भी इसमें इंक्लूड किया गया है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन लेता है, केबीएस के, उसमें पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश पीजीटी के लिए भी अभी तक जो वैकेंसी आई है उनमें साक्षात्कार की अनिवार्यता थी, और हालांकि अभी एक नोटिफिकेशन आया है कि आने वाले समय में जब ये पीजीटी की वैकेंसी के लिए विज्ञापन जारी होगा तो उसमें इंटरव्यू को
हटा दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक यूपी पीजीटी में भी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू इंक्लूड है। तो केबीएस, एनबीएस, प्रदेश सरकार अपनी अपनी निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार शिक्षकों का चयन करता है। अतः कोई यूनिफॉर्म हम चयन प्रक्रिया के बारे में बात नहीं कर सकते कि एक यूनिफॉर्म प्रक्रिया है और इसके अकॉर्डिंग ही ये सभी शिक्षकों की भर्ती की जाती है। चलिए बात करते हैं इन प्रक्रिया के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक आपकी जानकारी के लिए कि एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं जैसे यूपी टीजीटी की परीक्षा होती है, उसकी रिटन यानी 125 प्रश्न उसी विषय से संबंधित पूछे जाते हैं और 500 नंबर यानी एक प्रश्न 4 नंबर का होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है और पूरी तरीके से ये ऑफलाइन और ओएमआर बेस पे अभी तक ये परीक्षा कराई जाती है। तो इस टीजीटी का जो परीक्षा का पैटर्न है वो एकमात्र रिटन परीक्षा के ऊपर ही इसकी वैकेंसीज को फिलअप किया जाता है। हालांकि ये 2021 के विज्ञापन में ही ये प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे पहले कि जितने भी विज्ञापन रहे हैं 2016 के या उससे पहले के, उसमें ये प्रक्रिया थोड़ी सी चेंज थी। उसमें पहले इंटरव्यू भी सम्मिलित था, लेकिन 2021 के नोटिफिकेशन में इस इंटरव्यू को रिमूव कर दिया गया और मात्र 125 प्रश्नों के साथ 500 मार्क्स की परीक्षा है और उसी के आधार पर मेरिट बनाकर शिक्षकों का चयन किया गया है। हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन 180 प्रश्न की एक परीक्षा लेता है और 180 प्रश्न जो होते हैं वो 3 घंटे की अवधि में कराए जाते हैं, यानी कि 180 प्रश्न 180 मिनट, 1 मिनट के लिए एक प्रश्न होता है। और इसमें जो प्रश्नों का विवरण है वो जनरल हिंदी जो क्वेश्चन होते हैं वो कंसर्न सब्जेक्ट यानी जिस विषय से आप टीजीटी केबीएस में अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप शारीरिक शिक्षा से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए शारीरिक शिक्षा से संबंधित 100 प्रश्न आएंगे, जनरल हिंदी से संबंधित 10 प्रश्न आएंगे, जनरल इंग्लिश से संबंधित 10 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से संबंधित 10 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 5 प्रश्न आएंगे और 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रहेंगे। उसके साथ साथ 40 प्रश्न आपके एजुकेशन और लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से संबंधित रहेंगे। तो ये केबीएस की रिटन परीक्षा का एक पैटर्न है और अभी हाल ही में केबीएस की रिटन परीक्षा संपन्न हुई है। तो निश्चित रूप से अब ये ऐसा माना जा रहा है कि रेगुलर बेस पे ये वैकेंसीज आती रहेंगी और सारे अभ्यर्थी जो इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इस वैकेंसीज को जरूर देखते रहें। और इसके अलावा केबीएस में जब रिटन बेस पे जो मेरिट बनती है, कट ऑफ बनाई जाती है, उसमें रिक्तियों की संख्या से कुछ अधिक परीक्षार्थियों को सिलेक्ट किया जाता है और उनको इंटरव्यू और डीबी के अंतर्गत उनको फिर फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। चलिए बात करते हैं कि अब शारीरिक शिक्षा शिक्षक पीईटी की यानी पीईटी या पीटीआई की जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों ये प्रश्न है, बहुत देखते हैं एक बार। केबीएस, एनबीएस और यूपी टीजीटी यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन और उत्तर प्रदेश ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी प्रशिक्षित स्नातक टीचर के लिए जो सैलरी का निर्धारण किया गया है वो क्या है। तो ये तीनों ही जो संस्थाएं हैं ये एक ही सिमिलर पे बैंड पर शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं। वो पे बैंड है 44,900 से लेके 1,42,400 और ये इसका लेवल है पे लेवल, जो सेंट्रल पे कमीशन के अंतर्गत जो लेवल है उसमें पे लेवल 7 के अंतर्गत ये आते हैं और ग्रेड पे जो होती है 4600 रुपए निर्धारित की गई है। तो केबीएस, एनपीएस और यूपीटीजीटी की जो सैलरी है वो समान सैलरी, और हमें अप्रोक्स सैलरी की बात करें तो लगभग प्रारंभिक वेतन जो है एक शारीरिक शिक्षक का केबीएस, एनबीएस और यूपी स्टेट में 65,000 से 70,000 के बीच बनता है। और क्योंकि इस पे प्रारंभिक वेतन जो बैंड पे 44,900 होता है, उसके ऊपर डीए है, एचआरए है, अन्य भत्ते भी इंक्लूड करके जो सैलरी बनती है, तो ग्रॉस पे 65 से लेके 70,000 के बीच एक शारीरिक शिक्षक की प्रारंभिक वेतन के रूप में उसको प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं राजस्थान पीटीआई की। राजस्थान पीटीआई का वेतन का थोड़ा क्रमांक अलग है और राजस्थान में 2 साल के लिए एक प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें शिक्षकों को एक फिक्स पेमेंट दिया जाता है। तो देखते हैं, जैसा कि पहले ही बताया गया है कि राजस्थान में ग्रेड 3, ग्रेड 2 और ग्रेड 1 3 कैटेगरी में ये नियुक्तियां होती हैं टीचर्स की। तो ग्रेड 1 की पे, इसके जो पे लेवल है, ग्रेड पे है वो 3600 रुपये, ग्रेड 2 की ग्रेड पे है वो 4200 रुपये और ग्रेड 1 की जो ग्रेड पे है वो 4800 रुपये निर्धारित की गई है राजस्थान में।
तो ग्रेड 3 के अंतर्गत जो शिक्षक नियुक्ति होती है उनकी 33,800 रुपये पेमेंट के अंतर्गत है। ग्रेड 2 शिक्षक के लिए 37,800 रुपये है और ग्रेड 1 शिक्षकों के लिए 44,300 रुपये ये पे बैंड निर्धारित किया गया है। और इसके साथ 2 साल की अवधि में पीटीआई के जो होते हैं वो कर्मचारी, जितने भी राजस्थान सरकार द्वारा प्रिपरेशन पीरियड होता है, कर्मचारी को एक नियमित फिक्स पेमेंट दिया जाता है। तो उसके हिसाब से इनको लगभग 22-23 हज़ार रुपये एक फिक्स पेमेंट के रूप में दिया जाता है जब तक कि प्रोबेशन पीरियड रहता है। और प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद जो उनका पे मैट्रिक्स के हिसाब से पेमेंट है उसके हिसाब से पेमेंट और अन्य भत्तों की जो है भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। उससे पहले एक फिक्स पेमेंट 2 साल के लिए दिया जाता है। तो ये एक शारीरिक शिक्षक या किसी भी शिक्षक के लिए राजस्थान में सैलरी का प्रावधान है। आज के लिए साथियों इतना ही। एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ था। आशा है आप लोगों को ये जानकारी बहुत ही फ्रूटफुल लगी होगी। यदि आपको ये अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप किस विषय पर और नया वीडियो बनाना चाहते हैं या आप कौन सा विषय ऐसा ज्वलंत विषय है जिस पे आप चाहते हैं कि एक वीडियो बनाया जाए, तो कि आप कृपया एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर मुझे अवगत कराएं ताकि मैं उस पे आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो सकूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद साथियों।